हेलो फ्रेंड्स, हेलो जी, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। होपफुली आप लोग सब अच्छे हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो वीडियो किया था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था एमसीक्यूज़ और केस सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस इस बार मई 2026 सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए थे। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है फॉर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इनकम टैक्स के और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जीएसटी के हमारे पेंडिंग है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इनकम टैक्स के, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी डिस्कस कर दूंगा। आप लोगों को मैंने कल भी कहा था और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये वाला जो हैंडआउट है, जो मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हो तो मेरे को एक बार आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है, नहीं है तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है जो आप ऑलरेडी आप लोगों के पास है 8010921000। आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों के साथ ये वाला हैंडआउट शेयर कर दूंगा। तो आइए आज का ये वाला सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कशन करना है फॉर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 35 मार्क्स इज़ फॉर इनकम टैक्स एंड देन 35 मार्क्स इज़ फॉर जीएसटी। एक बात तो बहुत अच्छे से बात माननी होगी कि सी इंस्टीट्यूट ने इस बार जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए वो काफ़ी अच्छे दिए। जीएसटी के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था और बिल्कुल पहली बार पूछा गया था, तो एग्जामिनर ने काफ़ी सोच विचार करके उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाया। मे बी शायद थोड़ा सा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी किया हो, ऐसा लगता है। इसके साथ साथ में जो हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक है उसके अंदर भी जो पहला क्वेश्चन था असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे गए थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के अंदर इतनी सारी बातें एग्जामिनर स्टूडेंट रिकॉल कर पाए और रिकॉल करने के बाद फिर उसको एग्ज़ाम के अंदर लिख पाए, ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये कर पा रहा है, रिकॉल कर पा रहा है और फिर एग्ज़ाम के अंदर लिख पा रहा है, डेफिनेटली ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं कौन सी बातों के बारे में बात कर रहा हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इनकम टैक्स का, ये इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड 15 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर ने देखिए यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या डाटा दिया है। एग्जामिनर कहता है दैट मिस्टर प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति है, इज़ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 64 ईयर्स। तो ध्यान रखना 64 ईयर्स की एज। अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपको ओल्ड रिजीम में कैलकुलेशन करने के लिए कहे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ओल्ड रिजीम के अंदर आपने स्लैब नंबर 2 यूज़ करना है। मिस्टर प्रकाश इज़ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 64 ईयर्स, इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स। तो यहाँ पे वर्ड आ गया मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लिखा हुआ है तो हमें यही याद रखना होगा कि ओल्ड रिजीम के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, न्यू रिजीम के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आगे पढ़ेगा। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल बेसिस। तो मर्केंटाइल बेसिस का मतलब ड्यू बेसिस है। आप सबको बहुत अच्छे से ये वाली बात याद है। सेक्शन नंबर 145, सेक्शन 145 बताता है या कहता है कि कोई भी एसएससी बिजनेस एंड प्रोफेशन में एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, दो टॉपिक्स में, दो चैप्टर्स में मर्केंटाइल सिस्टम या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों में से कुछ भी फॉलो करना चाहे तो वो फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये बिजनेस इनकम है, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है, फेयर इनफ। हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ 120 लाख रुपीज़ फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2026। तो ये मार्च 2026 में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आफ्टर डेबिटिंग एंड आफ्टर क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा, मैं हमेशा हर बैच के अंदर अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ, और वो ये है कि जब कभी भी आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करें, तो सबसे पहले आप देखिए कि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक बार आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ा
और उसके बाद जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन पढ़ने का पूरा जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो हमारा बदल जाता है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे गिवन होगी? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट या तो पहले पैराग्राफ के अंदर गिवन होगी, और अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर वो आखिरी पैराग्राफ के अंदर गिवन होगी। जैसे अभी अभी मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है। आपको डाटा बता रहा है कि नेट प्रॉफिट 120 लाख का है, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या करना है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फिर वो कहाँ पे गिवन होगा? फिर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट लास्ट पैराग्राफ में गिवन होगा। आओ जरा एक बार लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, पढ़िए, लेट अस सी क्या कहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहते हैं दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम and compute the taxability of Mr. Prakash under both regimes, and also suggest which one is more beneficial to him. 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जामिनर ने आपके सामने 5 रिक्वायरमेंट रख दी हैं। 5 चीज़ें पूछ रहा आपसे। 5 चीज़ें कौन सी? ओल्ड रिजीम के अंदर टोटल इनकम निकालना, ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स एबिलिटी निकालना, न्यू रिजीम के अंदर टोटल इनकम निकालना, न्यू रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी निकालना, और फिर कंपैरिजन करके बताओ कि दोनों में से कौन से रिजीम फॉलो करना बेटर है। 5 रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन की, और इन 5 रिक्वायरमेंट्स के लिए अब आपको यहाँ पे बहुत सारा डाटा भी दिया हुआ है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारा जो डाटा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर ए, एग्जामिनर कहता है डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 10 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 10 लाख रुपए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने अपनी अकाउंटिंग करी है उस अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए का है। ठीक है, फेयर इनफ। ये डेप्रिसिएशन डेबिट किया हुआ है इसने, फेयर इनफ। आगे पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक टू बाय अ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो एक पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इसने खरीदा, और इस पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए इसने बैंक से लोन लिया, और बैंक के लोन का इंटरेस्ट का पैसा इसने पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर ने कहा सी पॉइंट नंबर 3 इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स इस पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पॉइंट नंबर 3 में गिवन है। आइए ज़रा पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया है? एग्जामिनर कहता है he also imported an air pollution control equipment falling in the block of 15%. अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात थी। जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 40% का, लेकिन एग्जामिनर ने साफ साफ कह दिया कि आपने 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है, 15% के ब्लॉक में रखना है। तो फिर आप 40% चार्ज नहीं करेंगे, आप 15% ही चार्ज करेंगे। आगे बढ़िए। He also imported a air pollution control equipment falling in the block of 15%, which was previously used outside India by the seller. That means ये जो मशीन इंपोर्ट इंडिया में हो रही है ये ब्रांड न्यू मशीन नहीं है, ये सेकेंड हैंड मशीन इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, और जो सेकेंड हैंड मशीन है उसके ऊपर आपको एडिशन डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए। एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज़। दैट मीन्स जो मशीन को आपने इंडिया में इंपोर्ट करा उस मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए की ऑन 1 जून 2025। फॉर दिस पर्पस इट टुक अ लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक अमाउंटिंग टू 8,52,000 रुपीज एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 जून। द इक्विपमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 15 सितंबर एंड इट वॉज पुट टू यूज ऑन 1 अक्टूबर 2025। बहुत बढ़िया पॉइंट। एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43 याद कीजिएगा, वहाँ पे हमने ये वाला कंसेप्ट किया था कि अगर एसेट को पुट टू यूज़ करने से पहले का टाइम पीरियड का कोई लोन का इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट का पैसा हम एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं, और पुट टू यूज़ के बाद का जो भी पुट टू यूज़ के बाद का जो इंटरेस्ट होगा, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 8,52,000 का लोन था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, ये पर एनम है। एसेट को पुट यूज़ किया गया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया,
दैट कम्स टू 42,600 रुपीज इंटरेस्ट, सॉरी 42,600 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, जो कि पुट टू यूज के बाद का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। और बाकी का जो इंटरेस्ट है कितने महीने का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट। ये 4 महीने का इंटरेस्ट जो होगा ये आप कॉस्ट के अंदर, एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने अभी कैलकुलेट करा 4 महीने का इंटरेस्ट, तो ये आ रहा है 28,400 रुपीज़। ये 28,400 रुपीज़ आप इसको एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। मैंने बिल्कुल सोल्यूशन में ऐसा ही करा है। सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें तो मैं व्हाट्सअप के ऊपर ये वाली फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट दिया हुआ है 120 लाख। जो रॉन्ग डेप्रिसिएशन है 10 लाख रुपीज़ का, वो मैंने ऐड बैक कर दिया और करेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मैंने उस करेक्ट डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस कर दिया। एट द वेरी सेम टाइम जो इंटरेस्ट का अमाउंट था 10 महीने का 71,000, वो मैंने पूरे का पूरा ऐड बैक किया। और जो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 42,600, मैंने सिर्फ वो इंटरेस्ट लेस किया। बाकी का इंटरेस्ट 28,400 एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। जो एसेट परचेज करा है वो 10 लाख का परचेज करा है। 10 लाख के अंदर 28,400 का इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो टोटल बन जाता है 10,28,400 जो ब्लॉक के अंदर आपने ऐड करना है। और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन का कंप्लीट किया। पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्ट वाला भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। एग्जामिनर कहता है अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड्स 1 लाख रुपीज टुवर्ड्स अ परचेज फ्रॉम माइक्रो इंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई। एमएसएमई से इसने कुछ सामान, कुछ गुड्स परचेज करे हैं 1 लाख रुपए के, एज पर सेक्शन 15 एंड सो। The purchase was done on 1st of February 2026, but the payment was made on 20th of July 2026, which was within the due date of filing of ITR. हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की हमें बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट था तो 45 डेज में पेमेंट करनी है, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। जरा पढ़ते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है देयर वाज नो एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं था तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, और अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं हो रही है तो जितना भी अमाउंट था वो सारा का सारा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का अमाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय आपने डिसअलाउ करना है। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर 1 लाख रुपए को ऐड बैक कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर सी भी कंप्लीट कर लिया। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ 2,50,000 पे ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कोर्ट ऑर्डर। हाउएवर ही एक्चुअली रिसीव द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन 20th May 2026। तो यहाँ पे 2 बातें। पहले तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इसकी कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसका सरकार ने कंपल्सरी एक्विजिशन किया, और वो जो कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ उसकी वजह से इसको कुछ कंपनसेशंस मिले, कुछ इनहांस कंपनसेशंस मिले, और इनहांस कंपनसेशन के ऊपर 2,50,000 रुपये का इसको इंटरेस्ट मिला है। 2,50,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस इनकम नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं है, इस वजह से हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय 2,50,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे लेस कर दिया है प्रॉफिट में से। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कौन से चैप्टर की इनकम है, कौन से हेड की इनकम है? ये हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। साथ में ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 57 हमें ये बात बताता है कि इंटरेस्ट का सिर्फ 50% ही टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स 50% का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन नंबर 57 के हिसाब से। लेकिन इन सारी बातों में बहुत ज़रूरी बात, सेक्शन 56 हमें ये बात बताता है कि इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में वो इंटरेस्ट मिलेगा।
चाहे एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा हो, आपने उसको मर्केंटाइल सिस्टम पे टैक्सेबल नहीं करना, रादर आपने उसे टैक्सेबल करना है ऑन द रिसीट बेसिस। एग्जामिनर आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये पैसा रिसीव कब हुआ। एग्जामिनर आपको बता रहा है कि भाई ये जो पैसा था, ये पैसा इसने रिसीव करा है, ये पैसा इसने मई 26 में रिसीव करा है। मई 26 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो दैट मीन्स ये इंटरेस्ट का पैसा इस ईयर की अदर सोर्सेज की इनकम नहीं बनेगा, ये अगले साल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो इस वजह से जब मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करा या अदर सोर्सेज की मैंने कैलकुलेशन करा, तो अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपोजिशन का अमाउंट मैंने शो नहीं करा है। दिस विल बी टैक्सेबल इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27 एंड नॉट इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये वाली बात भी हमें समझ आ गई। और ये मुश्किल पॉइंट था, एग्ज़ाम के अंदर इतनी सारी बातें याद नहीं रहती हैं, इतनी सारी बातें एग्ज़ाम के अंदर याद नहीं रहती हैं। ये मुश्किल पॉइंट था, किसी भी तरीके से आसान पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट ई, 50,000 rupees is given as a contribution towards contribution through an account pay check for the brochure of political party। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो दो सेक्शन 80GGB 80GGC के डिडक्शन मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द एसएससी। क्योंकि यहाँ पे एसएससी एक इंडिविजुअल है, एक सोल प्रोप्राइटर है, तो सेक्शन अप्लाई होगा 80GGC का। ये 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो आप इसको ऐड बैक करेंगे और टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते समय आप इस 50,000 रुपये का डिडक्शन अलाउ करेंगे। मैंने सोल्यूशन में बिल्कुल ऐसा ही किया, 50,000 रुपीज़ को यहाँ पे मैंने ऐड बैक करा है। और फिर जब टोटल इनकम की कैलकुलेशन हुई तो टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते समय 80GGC के अंदर मैंने ये 50,000 रुपये का अमाउंट लेस कर दिया अंडर ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम में लेस नहीं होगा, ओल्ड रिजीम में लेस हो जाएगा। वापस आ जाते हैं पॉइंट नंबर ई कर लिया। पॉइंट नंबर एफ कहता है 2 लाख रुपए इज रिसीव्ड एज अ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो ही नहीं सकता, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, तो आपने इसकी करेक्शन करनी है। साथ में वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ 65,000 रुपीज वॉज इनकम ऑन लोन टेकन टू अर्न द डिविडेंड एंड इट हैज़ बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी गलत है। तो आपने दोनों चीज़ों का रेक्टिफिकेशन करना है। जो डिविडेंड कमाया 2 लाख रुपए उसको हटाओ, और साथ साथ में जो इंटरेस्ट का पैसा था डिविडेंड कमाने के लिए उसको यहाँ पे ऐड बैक करो। ऐसा करके आप अपना रिकंसिलेशन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब हम लोग आते हैं तो डिविडेंड का पैसा 2 लाख रुपए, और डिविडेंड कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया इंटरेस्ट का वो लेस करना अलाउ किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 57, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड 2 लाख का है, उसका 20% कम्स टू 40,000 रुपीज़, तो आप मैक्सिमम 40,000 का डिडक्शन देंगे, बाकी 1,60,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वापस आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1। एग्जामिनर कहता है ही हैड टेकन अ हाउसिंग लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर परचेज ऑफ अ फ्लैट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लोन लिया था अप्रैल 25 में, इस साल 25-26 में। Interest of 2,15,000 rupees and principal amount of 110 was reflected in the bank statement. Municipal taxes of 20,000 rupees was paid during the year from his savings account. 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे तो होंगे, लेकिन उसकी अमाउंट को लेस करना अलाउ नहीं होगा। दूसरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो सेक्शन 24A का स्टैट्यूटरी डिडक्शन 0 होगा। तीसरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की केस में इंटरेस्ट सेक्शन 24 क्लॉज B में लेस करना अलाउ होता है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज़। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जब आप न्यू रिजीम की कैलकुलेशन करेंगे तो न्यू रिजीम के अंदर इस इंटरेस्ट को लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स न्यू रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम विल बी 0
ओल्ड रिजीम के अंदर इट विल बी नेगेटिव ऑफ 2 लाख रुपए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाली है अंडर द ओल्ड रिजीम एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 लाख रुपीज़। न्यू रिजीम के अंदर दिस विल बी 0, इंटरेस्ट का और लेस करना अलाउ नहीं करेंगे। साथ साथ में ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया था 1,10,000 रुपये का, उसका आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा जब आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो 80C में डिडक्शन आ जाएगा 1,10,000 रुपये का। न्यू रिजीम के अंदर नहीं, ओल्ड रिजीम के अंदर ये वाला डिडक्शन आएगा। आगे चलिए तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट 1 कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट 2, एग्जाम में कहता है अ न्यू मशीन, ध्यान रखिएगा वर्ड लिखा हुआ है न्यू। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और न्यू मशीन परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 50 लाख रुपीज एंड दिस इज द फर्स्ट मशीन in the block of 15% was purchased on 1st September 24। अरे ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, 1st September 24, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25। दैट मीन्स पिछले साल इसने मशीन परचेज करी थी, कितने की? 50 लाख रुपए की। और ब्लॉक क्या था? 15% का। इट वॉज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन 24 अक्टूबर 2024। 24 अक्टूबर 2024 का मतलब हो गया दैट इट वॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी आधा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। बाकी का आधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 अंडर ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल कहता है he did not own any other depreciable asset on the day of the acquisition of this machine। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी। आपको जो वो डाटा दे रहा है वो डाटा 2025-26 का नहीं है, ये डाटा आपको दे रहा है फॉर द ईयर 2024-25। तो आपको यहाँ पे पहले 24-25 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। 24-25 का ओपनिंग वैल्यू इज 0। न्यू मशीन परचेज करी है 50 लाख रुपए की। इस 50 लाख का पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज। इस वजह से क्लोजिंग वैल्यू में 50 लाख, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 50 लाख का 15% का आधा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का 20% का आधा, तो टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 41,25,000 रुपीज। This is the opening value for the financial year 25-26। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन का आधा पैसा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। 5 लाख रुपए का ये पैसा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कैरी फॉरवर्ड होगा। आप इसे रिड्यूस करेंगे अगर आप ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं, आप रिड्यूस नहीं करेंगे अगर आप न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं। मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो कहा था कि इतनी सारी बातें स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर कैसे याद रखेगा। ये वाकई में मुश्किल बात है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और एक और चीज़, मैं शुरू से एक बात ये कहता आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले जो हमें एक दिन की छुट्टी मिल रही है या उससे भी पहले जो आधा दिन हमें मिल जाता है लगभग, या एक शाम हमें मिल जाती है, एक रात हमें मिल जाती है, तो हमें इस टाइम पीरियड को बहुत 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 अच्छे से यूज़ करना चाहिए, नॉट फॉर द रिवीजन पर्पसेस बट फॉर रेस्ट पर्पसेस। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि भाई अगर आपने पिछले 6-8-9 महीने में नहीं पढ़ा तो उस एक दिन या एक रात पढ़ के एग्ज़ाम में जाओगे तो क्या ही परफॉर्म कर लोगे। और अगर आपने पिछले 6-8-9 महीने में अच्छे से पढ़ा है तो उस एक रात को, उस एक शाम को कितना ज़्यादा और पढ़ लोगे। तो वो जो एक दिन की आपको छुट्टी मिल रही है या 2 रातों का टाइम जो आपको मिल रहा है, उसके अंदर आप रेस्ट करिए, 8-10 घंटे की नींद पूरी करिए। अब आप कहेंगे सर अजीब सी बातें कर रहे हो, सिलेबस पूरा नहीं होता और नींद की बात कर रहे हो। भाई सिलेबस के लिए आपको पहले 8-9 महीने मिल चुके हैं, अगर आप उसके अंदर नहीं कर पाए तो अब भी नहीं हो पाएगा। रेस्ट करो,
जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे, जितने ज़्यादा फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम के अंदर जाओगे, उतना ज़्यादा आप इस तरह के ट्रिकी पॉइंट्स को कैच कर पाओगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि थका हुआ दिमाग ऐसी बातें कभी नहीं एग्ज़ाम के अंदर कैच कर सकता। आपका दिमाग थका हुआ है, आप 2 रात से ढंग से सोए नहीं हैं, आप सीधा एग्ज़ाम के अंदर जा रहे हैं, आपने बहुत सारे मैराथन देखे हैं, थके हुए हैं, आपने थ्योरी बहुत पढ़ी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करी नहीं है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी नहीं है, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करी नहीं है, दिमाग थका हुआ है। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के पॉइंट्स आप कैच नहीं कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट फ्रेश माइंड के साथ जा रहा है, प्रॉपर नींद करी हुई है, तब जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो इस तरह के ट्रिकी पॉइंट्स, एग्जामिनर के दिए गए ट्रिकी पॉइंट्स को वो कैच कर लेगा। अब हमारे पास 2025-26 की वैल्यू आ रही है 41,25,000। मैंने ये वैल्यू ओपनिंग वैल्यू में डाला और फिर इस साल जो नई मशीन परचेज करी है, इंपोर्ट करी है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको ऐड करा, टोटल अमाउंट हमारे पास आया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% का ही मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन इस केस के अंदर मिलेगा जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो पिछले साल से इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन होगा, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा मिलेगा अगर ये ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहा है। न्यू रिजीम के अंदर ये भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन लेस करके वैल्यू आ जाती है। मशीन का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करके देखिए, मशीन का डेप्रिसिएशन आता है 7,73,010 प्लस 5 लाख रुपए, तो ये हमारे पास आ गया 12,73,000 समथिंग। और अगर आप सोल्यूशन में देखें तो मैंने 12,73,010 को यहाँ पे लेस किया हुआ है सोल्यूशन के अंदर, तो रॉन्ग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके करेक्ट डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉइंट एडिशनल पॉइंट्स का पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, एडिशनल का पॉइंट नंबर 3 हो गया, एडिशनल का पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। एडिशनल का पॉइंट नंबर 4 है, एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग which had been used by him for the manufacturing of rubber product for past 5 years. He received a compensation of 20 lakh rupees on 15th of March 2025. 15th of March 2025 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो पैसा मिला था पिछले साल 2024-25 में, इस साल 2025-26 में आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। जो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट हुआ होगा वो पिछले साल 2024-25 पे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट हो चुका होगा, क्योंकि कंपनसेशन आपको उस साल मिला था। इसके आगे वो कहता है ही डिपॉजिटेड होल अमाउंट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR. The building was purchased by him for 5,08,054 on 1st of April 28. The WTV of the building of block on 31st of March 23 was 3 lakh rupees. इन सारी इंफॉर्मेशन का कहीं पे कोई यूज़ नहीं आ रहा। कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करनी होती तो शायद यूज़ होता, कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन भी नहीं करनी क्योंकि जो भी कंपनसेशन था वो पिछले साल मिल चुका था। He shifted to the production of to a leasehold building till purchase of a new factory building. On 1st of April 25, Prakash purchased a new factory building under the block of 10% at a cost of 15 लाख रुपए। और आपको फिर वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रहा है जिसका कोई यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। 15 लाख की नई बिल्डिंग परचेस करी है, 15 लाख की बिल्डिंग के ऊपर अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 15 लाख की बिल्डिंग, 10% का डेप्रिसिएशन, और आपके पास आ जाता है 1,50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन का अमाउंट, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करा। और ऐसा करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से कोई पॉइंट बचा भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपने बिजनेस इनकम कैलकुलेट करा, विच कम्स टू 113,70,370।
देन डेप्रिसिएशन का सारा कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया। पिछले साल का डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अदर सोर्सेज की इनकम भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। कैपिटल गेन्स की इनकम कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पिछले साल हो चुका होगा। जब आप इस साल की टोटल इनकम निकालेंगे तो सैलरी इनकम इज 0। ओल्ड रिजीम के अंदर, ऑप्शनल स्कीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख, बिजनेस की इनकम आपने दिखाई 113,70,390। देन उसके ऊपर आपने अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड करा, ग्रॉस टोटल इनकम निकाला, 50,000 और 110 का डिडक्शन, क्योंकि ओल्ड रिजीम है डिडक्शन मिलेगा। देन आपने टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने के बाद टैक्स लायबिलिटी निकाला एज पर स्लैब बी। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजीम है, सीनियर सिटीजन है, स्लैब बी लगेगा। साथ साथ में सरचार्ज 15% का लगेगा क्योंकि इनकम इसकी जो आ रही है, टोटल इनकम जो आ रही है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है, 100 लाख से ज़्यादा की है। 15% का सरचार्ज वो लगाया, ऐड करके 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया और टैक्स का अमाउंट बना 37,80,700 रुपीज़। ये तो था ओल्ड रिजीम। अब आ जाओ न्यू रिजीम पे। मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर भी ये वाली बात सिखाई कि आप न्यू रिजीम के अंदर सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेंगे। न्यू रिजीम के अंदर आप सिर्फ जो ओल्ड और न्यू के जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनका आप एडजस्टमेंट करेंगे। और वही एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करके दिखाया। हमारे पास प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट के अंदर हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो डिसअलाउ होता है वो ऐड बैक कर दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होता है ऐड बैक कर दिया, डिडक्शंस अलाउ नहीं होते वो भी मैंने ऐड बैक कर दिया। हमने न्यू रिजीम का टोटल इनकम निकाला और 4 लाख रुपए वाला नया स्लैब लगाया। उस नए स्लैब के हिसाब से टैक्स का अमाउंट, सरचार्ज का अमाउंट, टोटल अमाउंट, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस का अमाउंट एंड द टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 38,14,140। नाउ एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि दोनों में से कौन सी रिजीम फॉलो करना ज़रूरी है और कौन सा रिजीम फॉलो करना उसके लिए अच्छा है। तो टैक्स लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ओल्ड रिजीम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 37,80,700 रुपीज़ और न्यू रिजीम में बन रहा है 38,14,180 रुपीज़। दैट इज़ न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है। सो टैक्स लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉलो द ओल्ड रिजीम। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर लिख के आना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है, एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सी इंस्टीट्यूट को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट स्टिल जब तक सी इंस्टीट्यूट कर रहा है एज ए स्टूडेंट आपके लिए अच्छी बात, पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। हमें पता है कि कहाँ से एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। जब मैंने कहा हमें पता है तो हमें का मतलब ये नहीं कि फैकल्टी मेंबर्स को पता है, स्टूडेंट्स को भी ये बात पता है और नहीं पता तो पता होनी चाहिए। आप पिछले 4-5 सालों का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रेसिग्नेशन स्टेटस से होता है और इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में टीडीएस के चैप्टर से होता है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से होता है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, रेसिडेंशियल स्टेटस, टीडीएस, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से एग्जामिनर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये 3 चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए और इतने अच्छे से करके जाओ कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था 6 नंबर का। आइए ज़रा पढ़ें एग्जामिनर यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर कहता है
that Mr. Shankar is age 44 years, is an Indian citizen. तो 44 years का है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात है. He graduated from ABC University of UAE and he was employed in Normal Skills LLC UAE since April 2016. He never visited India in between. That means 2016 के बाद वो इंडिया में कभी नहीं आया था. He resigned from Nomad Skills LLC in November 2025. Completed all formalities while staying in UAE till 10th of December 25 and came back to India on 11th of December 25 to join Shakin Pro Limited as CEO of the company. तो दैट मीन्स इसका करियर में ग्रोथ था, इस वजह से ये इंडिया में वापस आ गया. इंडिया में वापस कब आया? 11 दिसंबर को ये इंडिया में वापस आ गया. He received a gross salary of 36 lakh rupees from Nomad Skills LLC up to November 25 in UAE in his bank account maintained in UAE. His salary was not taxable in UAE since UAE does not tax individual on their incomes. तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसकी एक बहुत अच्छी बात, एक खासियत कि ये इंडिविजुअल्स के ऊपर पर्सनल टैक्सेस चार्ज नहीं करता है. He received a gross salary from Shakin Pro Limited from December 25 to March 26 amounting to 8,50,000 rupees. तो मेरे बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर इंडियन इनकम में आपको दिया हुआ है 8,50,000 रुपये ग्रॉस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे आप, और साथ साथ में आपको फॉरेन इनकम में दिया हुआ है 36 लाख रुपीस का. आगे, he also sold listed equity shares of an Indian company which was sold by him in October 25 as per the following details. तो इंडिया में आने से पहले इंडिया के अंदर इसने कुछ शेयर्स को बेचा है. एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी के शेयर्स 300 थे, 300 बेचे हैं. ये शेयर्स इसने फरवरी 16 में परचेस करे थे और बेच रहा है अक्टूबर 2025 में. दैट मीन्स 12 महीने के बाद बेच रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. लेकिन ध्यान रखिएगा, 2016 में परचेस करा है, तो 2018 में जब अरुण जेटली साहब ने ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजन अप्लाई करे थे, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का सिस्टम अलग तरीके से यूज़ होगा, जो सेक्शन 112A के अंदर गिवन है. उसके बाद वाई लिमिटेड के 250 शेयर्स बेचे हैं, अगस्त 23 में परचेस करे थे, अक्टूबर 25 में बेच रहा है. ये भी 24 महीने के बाद बेच रहा है, 12 महीने के बाद बेच रहा है. इस वजह से ये भी लॉन्ग टर्म नेचर का बनेगा. और ध्यान रखना, इस केस में मार्केट वैल्यू रेलेवेंट नहीं होगा. इस केस में मार्केट वैल्यू रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि परचेस करा था 2018 के बाद. फिर एग्जामिनर कहता है STT was paid both at the time of purchase as well as sale. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है दोनों टाइम पे, इस वजह से 112A का प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगा. He also received winning from online games in India amounting to 70,000 rupees in March 2026. अब यहाँ पे बात आती है, रिसीड वर्ड लिखा हुआ है. रिसीड वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसको इतना पैसा मिला है. जो पैसा मिला है वो इसको नेट ऑफ TDS मिला होगा. जो पैसे इसको मिला है वो इसको नेट ऑफ TDS मिला होगा. और ऑनलाइन गेम्स के ऊपर TDS के प्रोविजन 30% के हैं विदाउट एनी एग्जम्पशन. तो आपको ये पैसा ग्रॉस करना होगा. 70,000 रुपीज़ का अमाउंट जो आपको मिला हुआ है, ये आपका नेट ऑफ TDS है, इसको ग्रॉस करेंगे आप. मार्च 26 में ये मिला. एग्जामिनर कहता है डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर शंकर and compute his total income for the current year assuming that he did not opt out of the default tax regime. That means ये अभी भी default tax regime follow कर रहा है. ये default tax regime अभी भी follow कर रहा है. इस बात का आपने ध्यान रखना है. अब यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट एग्जामिनर ने डाल दिए. रेसिडेंशियल स्टेटस डाल दिया, TDS का कंसेप्ट डाल दिया, कैपिटल गेंस का कंसेप्ट डाल दिया, और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट एग्जामिनर ने यहाँ पर डाल दिया. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया.
पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए, ये 11 दिसंबर को वापस आ गया, तो 11 दिसंबर से अगर मैं इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करूँ तो 11 दिसंबर से 31 मार्च तक बनते हैं 111 डेज। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि साहब ये तो 120 डेज से कम वाला कंसेप्ट है, अगर 120 डेज वाला कंसेप्ट 120 से कम है तो फिर ये रेसिडेंट नहीं है। पर मेरे बेटा ध्यान रखना, एक डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट भी आता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में, जहाँ पे नंबर ऑफ डेज मैटर करते ही नहीं हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना है। मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करके दिया। कैपिटल गेन्स में एक्स लिमिटेड के शेयर्स और वाई लिमिटेड के शेयर्स। एक्स लिमिटेड के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन अप्लाई करते हुए। एक्चुअल कॉस्ट को आप कंपेयर करेंगे द लोअर ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड द सेल प्राइस। आपने कंपैरिजन किया तो कॉस्ट बन गया हमारे पास 5,40,000 रुपये। सेल कंसिडरेशन 960 का था तो LTCJ का अमाउंट आ गया 420 का, और साथ में जो 250 शेयर्स वाई लिमिटेड के हैं उसके अंदर कैपिटल गेन बनता है 250 का। तो बच्चा ध्यान रखना, सैलरी का पैसा प्लस कैपिटल गेन्स, 2 कैपिटल गेन्स गिवन है, प्लस ऑनलाइन गेम्स का पैसा, जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ये पैसा 15 लाख रुपए से ज़्यादा बन जाता है। और क्योंकि ये पैसा 15 लाख रुपए से ज़्यादा बन जाता है तो यहाँ पे आप डीम्ड रेसिडेंट के प्रोविजंस आपने अप्लाई करने हैं। मैंने ऐसा ही करा है, मैंने बिल्कुल ऐसा ही करा है। मैंने सैलरी नवंबर 25 तक की सैलरी को कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन करने के लिए हमने उसे इंक्लूड नहीं करा क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन में जब हम लोग 15 लाख की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे फॉरेन इनकम को कंसिडर नहीं करते। सैलरी इंडिया की स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद कैपिटल गेन्स का पैसा और साथ साथ में ऑनलाइन गेम्स का पैसा 1 लाख रुपये आप लेंगे, दैट इज़ ग्रॉस ऑफ TDS। नेट ऑफ TDS दिया हुआ है, आप उसे ग्रॉस करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाता है 15,45,000 रुपये का। क्योंकि ये पैसा 15 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा है और क्योंकि वो इंडिया का सिटीज़न है और उसने UAE में कोई टैक्स पे नहीं करा था, इस वजह से डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट लगेगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में, और साथ साथ में ही विल बी डीम्ड टू बी NOR इन इंडिया। ही विल बी डीम्ड टू बी NOR इन इंडिया। और मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये NOR है इस वजह से UAE वाली इनकम आप इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। NOR के केस में फॉरेन इनकम आप सिर्फ एक इनकम को कंसिडर करते हैं। एक इनकम कौन सी? एक इनकम होती है सिर्फ एक, कौन सी वो एक इनकम है? वो एक इनकम आप लेते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। उसमें भी कंडीशन है बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में हो, प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हो। तो यहाँ पे इनकम आपकी बन जाती है 15,45,000 रुपीज़। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था TDS और TCS से रिलेटेड 4 नंबर का। अब आप देखिए, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने यहाँ पे आपसे डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट पूछ लिया, कैपिटल गेन्स पूछ लिया, TDS का कंसेप्ट आपका चेक कर लिया, और कितनी सारी बातें चेक करते हुए आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है। तो जिस स्टूडेंट ने कंप्रिहेंसिवली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होगा उसके लिए हमेशा दिक्कत रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है TDS और TCS का 4 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS एंड TCS and calculate the amount of TDS and TCS for the current assessment year in the following independent situations। ये सारे सिचुएशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पॉइंट 1, आपको याद होगा ये TCS के अंदर ना अमेंडमेंट आया था, मिड ऑफ द ईयर में अमेंडमेंट था। वो अमेंडमेंट बेसिकली एक नोटिफिकेशन की वजह से था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, परचेज ऑफ गुड, जो हम लोग वो परचेज ऑफ कार वाला कंसेप्ट करते थे, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कार, वहाँ पे कार के साथ में इन्होंने लिखा था नोटिफाइड गुड्स। तो जब फाइनेंस एक्ट 2025 आया था उसके अंदर इन्होंने लिख दिया था
नोटिफाइड गुड्स, और वो गुड्स नोटिफाई इन्होंने काफ़ी टाइम बाद में लगभग सितंबर के महीने में जाके नोटिफाई करे थे। तो वो जो अमेंडमेंट था टीसीएस का, उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पॉइंट नंबर ए, एग्जामिनर कहता है स्टालो एंटरप्राइजेस इज एन इंडियन पार्टनरशिप फर्म एंड डील्स इन ब्रांडेड हैंडबैग्स। ब्रांडेड हैंडबैग्स जो है वो स्पेसिफाइड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से टीसीएस अप्लाई होगा अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। एंड अ रिस्ट वॉच भी उसी कैटेगरी में आता है, तो इसके ऊपर भी टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। It opened a showroom at a luxury mall in Delhi in April 2025. Mr. X, a resident Bollywood star, purchased the handbag of Gucci brand. Gucci को Gucci कर दिया, ब्रांड वर्थ 12 लाख रुपए। तो हैंडबैग जो परचेज कर रहा है वो हैंडबैग 12 लाख रुपए का है, फ्रॉम स्टालो एंटरप्राइजेस फॉर हिज वाइफ एज एनिवर्सरी गिफ्ट ऑन 10th of January 26। 10th of January का मतलब है कि नोटिफिकेशन के बाद परचेज करा तो टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। फिर वो कहता है दैट ही ऑल्सो परचेज अ रिस्ट वॉच ऑफ रावो ब्रांड फॉर 9,22,000 रुपीज ऑन 15th of January फॉर हिज सन एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो राडो को रावो कर दिया, गुच्ची को गिच्ची कर दिया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो राडो की घड़ी है वो 10 लाख रुपए से कम की है। नाउ एज पर द लिटल नॉलेज, वट एवर द लिटल नॉलेज आई हैव, मेरे हिसाब से आपने दोनों को ऐड करके टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि 12 लाख और 9,22,000 को दोनों को ऐड कर दे, नो। दोनों को अलग अलग करके आपने 10 लाख की लिमिट चेक करनी है। जैसे मोटर व्हीकल में होता है, मोटर व्हीकल में भी तो ईच मोटर व्हीकल है, और मोटर व्हीकल में जो ईच मोटर व्हीकल है वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड FAQs इशू करे थे CBDT ने, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप ईच मोटर व्हीकल की लिमिट चेक करेंगे 10 लाख। हालांकि ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन स्पेसिफाइड गुड्स, लग्जरी गुड्स के ऊपर नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि सरकार की इंटेंशंस यही रही होंगी कि वो ईच स्पेसिफाइड गुड्स पे 10 लाख की लिमिट लगाए। तो हमारे इस केस के अंदर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो 10 लाख से ज़्यादा का है, 12 लाख का, उस पर टीसीएस होगा। दूसरा प्रोडक्ट 9,22,000 रुपये का है जो कि 10 लाख से कम है, उसके ऊपर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। मूविंग ऑन, सेकेंड पार्ट, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। हैंडबैग के ऊपर टीसीएस 12 लाख के ऊपर अप्लाई होगा 1% का, और जो रिस्ट वॉच है उसके ऊपर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 206C सब सेक्शन 1F। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है, तो मैं जो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, जो अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, वो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ कि मोटर व्हीकल में ईच है तो स्पेसिफाइड गुड्स में भी शायद ईच ही होना चाहिए। इसके साथ साथ में दूसरा पार्ट था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है, मॉक टेस्ट में, आरटीपी में, एग्जाम के अंदर कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। वही क्वेश्चन नाम चेंज करके रिपीट हुआ। रोबो लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी मेड अ पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपए टू संध्या, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, on 12 April 2025 for purchase of new year dairies manufactured as per the specifications of Robo Limited. However, no material was supplied by Robo Limited to Sandhya for the production of such dairies. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, that no material was supplied. बेटा अगर मटेरियल सप्लाई किया जाता तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाता, सेक्शन 194C में टीडीएस लग जाता। अब क्योंकि मटेरियल सप्लाइड नहीं है, इस वजह से दिस इज नॉट अ केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रादर दिस इज अ केस ऑफ अ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट में 194C का टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखना, जो टीडीएस के बाकी के प्रोविजन है 194Q वाले, वो भी अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि जो अमाउंट है वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है टीडीएस को अप्लाई करने के लिए। तो यही चीज़ मैंने आपको लिख के दी है। 194C यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करना क्योंकि दिस इज नॉट द केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट,
rather this is a case of contract of sale and not a case of work contract. इसके बाद आपको सैलरी के इनकम का एक क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर ने 6 नंबर का, एंड सैलरी का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था, जनवरी के एग्जाम में, और अभी मई के एग्जाम के अंदर भी इसने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा. सेम नहीं है, क्वेश्चन में फ़र्क है. आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. अगेन मैंने जैसे आपको कहा रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए. रिक्वायरमेंट लास्ट पैराग्राफ में गिवन है. एग्जामिनर कहता है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रथम अज्यूमिंग दैट ही हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब हो गया कि ये ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहा है, और अगर ये ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहा है तो ओल्ड रिजीम के अंदर इसकी टैक्स लायबिलिटी, इसकी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी आपने वो बताना है. और साथ साथ में जो भी आप आइटम कर रहे हैं, जो भी आप आइटम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपने लिख के देना है. लेट अस स्टार्ट. इनकम फ्रॉम सैलरी. Mr. Pratham is employed with a private sector company as a manager production station in the city of धनबाद. तो धनबाद में रहता है जो कि झारखंड में आता है. His monthly salary is 80,000 rupees. मंथली सैलरी 80,000 रुपये की है. तो 12 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 9,60,000 रुपये की सैलरी आ जाएगी. The company also maintains and runs an engineering college in Ranchi in Jharkhand, where his son is admitted to studying mining engineering. ध्यान रखिएगा, धनबाद इज फेमस फॉर कोल माइंस, और कोल माइंस के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बेटा रांची गया है in a college which is maintained by the employer. He gives you the following additional details of receipts and the perquisites received from the employer during the year. तो एम्प्लॉयर से उसको और क्या क्या मिला उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है. Point A. On 2nd of September 2025, he was transferred to Dhanbad, from Dhanbad to Jamshedpur, Jharkhand, where he was provided with a room in a permanent hotel as the residence of the stay in Jamshedpur from 2nd September to 12th September. The rent of the hotel room was 4,500 rupees per day. Now, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ाई करी है, मैंने इस पॉइंट से रिलेटेड क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि होटल के अंदर अगर स्टे है और वो स्टे अगर ट्रांसफ़र की वजह से है और स्टे 15 दिन से कम का है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर स्टे 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो टैक्सेबल होगा. उदाहरण के तौर पे अगर स्टे 20 दिन का होता तब हम लोग टैक्सेबल करते. तो यहाँ पर ये 15 दिन से कम का स्टे है, इस वजह से आप इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे. नथिंग विल बी टैक्सेबल सिंस द स्टे इन अ होटल इज लेस दैन 15 days. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर बी. द एम्प्लॉयर सोल्ड अ कार टू हिम ऑन 1st of August 25 for 2,50,000 rupees. The company had purchased this car in July 23 for 5 lakh rupees. The car fell under 15% block of assets in the books of the company. मेरे बेटा ये इंफॉर्मेशन टोटली इररेलेवेंट है. कंपनी का डेप्रिसिएशन 15% था कार के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ नहीं करना. लेकिन जब हम लोग कार की WDV कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आपने कार का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से लेना है, ना कि 15% के हिसाब से. इसके बाद एग्जामिनर कहता है that his employer entered into the staff group insurance scheme with government insurance agency during the year 25-26 previous year. Employer had paid 2,50,000 rupees as a premium on the life of Pratham. ये 2,50,000 रुपीज़ है, मेरे ख्याल से इसको आपने ठीक करना है. हाँ, 2,50,000 है, तो 2,50,000 होना चाहिए. यहाँ पे टैपिंग एरर है, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर दूंगा. 2,50,000 रुपये आना चाहिए. तो 2,50,000 रुपये का प्रीमियम पे किया. ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड होता तब आप इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, एग्जम्प्ट रखेंगे. लेकिन ये प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो आपने इसे टैक्सेबल करना है. ध्यान रखना है इस बात का. फिर एग्जामिनर कहता है दैट द एनुअल फीस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन द सेम कॉलेज
where the son studies is 2 लाख रुपए. However, the company provides education free to son. तो यहाँ पर हमारे सी इंस्टीट्यूट की गलती है. जो हमारा कानून है, कानून हमारा ये कहता है कि आपने जो फीस लेनी है, परक्विजिट वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए जो आपने फीस लेनी है, वो फीस होगी फॉर अदर स्कूल्स और कॉलेजेस, सिमिलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द सिमिलर एरिया. तो जो भी डाटा होना चाहिए था वो डाटा होना चाहिए था किसका? सिमिलर स्कूल एंड कॉलेज इन अ सिमिलर एरिया, उसका डाटा होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कर दिया? एग्जामिनर ने उसी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से कितना पैसा लेते हैं उसका डाटा दे दिया, जो कि प्रिंसिपली गलत है. ऐसा कोई कंसेप्ट कानून के अंदर नहीं है. सी इंस्टीट्यूट ने अपनी मर्जी से ये कंसेप्ट बना दिया. पर चलो, एज अ स्टूडेंट मेरे को सोल्यूशन करना है तो मैं इस वैल्यू को ही टैक्सेबल वैल्यू मान रहा हूँ. लेकिन ये सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है. सेम स्कूल कॉलेज की फीस को आपने टैक्सेबल वैल्यू नहीं मानना. आपने हमेशा फीस ऑफ सिमिलर स्कूल, सिमिलर कॉलेज इन अ सिमिलर एरिया का कंसेप्ट अप्लाई करना है. वो दिया नहीं हुआ, पर चलो 2 लाख रुपए को हम लोग कंसिडर कर लेंगे. फिर एग्जामिनर कहता है that he went on a holiday within India with his 3 children. 3 बच्चों का ब्रेकअप दिया हुआ है. 3 बच्चों में 1 मेजर सन एंड 2 माइनर डॉटर्स. आप सबको अच्छे से याद है, अगर फर्स्ट बेबी के बाद मल्टीपल बर्थ्स हो जाते हैं, ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो एग्जम्पशन इज अलाउड फॉर ऑल चिल्ड्रन. यहाँ पर भी एग्जम्पशन सभी बच्चों का मिलेगा. और साथ साथ में वो अपने भाई को भी लेके जा रहा है, जो भाई उसके ऊपर डिपेंडेंट है. फैमिली के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं स्पाउस एंड चिल्ड्रन. स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट ना हो. और उसके साथ साथ में फैमिली में हम लोग कंसिडर करते हैं पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द एसएससी. तो यहाँ पे भाई क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इस वजह से आपने उसे कंसिडर करना है. और एलटीसी के प्रोविजन उसके लिए भी अप्लाई होंगे. द टोटल एयर एंड ट्रेन कॉस्ट इंकर्ड बाय हिम ऑन ट्रैवल वाज 3 लाख रुपीज, दैट इज 60,000 रुपीज पर पर्सन. ही ट्रैवल्ड इन द इकोनॉमी क्लास फ्लाइट और 3 AC ट्रेन कंपार्टमेंट्स. The entire amount was reimbursed by the employer since it was his first trip in last 20 years. तो आपको याद है 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप एलटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं. तो इसने पिछले 20 सालों में पहली बार लिया, तो इसको एलटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा. एलटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा का मतलब ये हुआ कि जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है या एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, वो सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट होगा. आपने कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना. तो एलटीसी का 3 लाख रुपये सारा का सारा एग्जेम्प्ट रहेगा. मैंने सोल्यूशन में बिल्कुल ऐसा ही करा. एलटीसी का सारा पैसा एग्जेम्प्ट करा. कॉलेज की फ़ीस का 2 लाख रुपये को हमने टैक्सेबल करा. लाइफ इंश्योरेंस का 2.5 लाख रुपये हमने टैक्सेबल करा. साथ साथ में सैलरी 9,60,000 रुपये है, हमने वो टैक्सेबल करा. होटल का स्टे 15 दिन से कम का है, हमने उसे टैक्सेबल नहीं करा है. Moving on to the next part. Examiner कहता है that his wife expired in May 2024 on duty. She was employed with the government school as a school teacher. The family pension is received by Pratham during the year for 2,50,000 rupees. Family pension is not the income of salary. Pension is income of salary. Family pension is income of other sources. तो मैंने अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन का अमाउंट शो करा. फैमिली पेंशन मिली है सेक्शन 56 के हिसाब से 2,50,000 रुपये. क्योंकि ये ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है, इस वजह से मैक्सिमम 15,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा. मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो 15,000 का डिडक्शन देने के बाद अंडर सेक्शन 57 बाकी का अमाउंट बनता है 2,35,000 रुपीज़ एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. उसके बाद एग्जामिनर कहता है दैट प्रथम हैज़ रिसीव 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट. एक ट्रस्ट से इसको गिफ्ट के तौर पे 10 लाख रुपये का पैसा मिल रहा है. आप सबको याद होगा जिन्होंने मेरे से क्लासेस करी हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के समझाया था कि जब मैं प्रवीण शर्मा सर के साथ एल्डाइन में पढ़ाता था, तो उस समय CA फाइनल के स्टूडेंट की फ़ीस सलमान खान की ट्रस्ट ने पे किया था.
और उससे रिलेटेड मैंने पूरा किस्सा आपको अपनी क्लास के अंदर बताया था, ये समझाने के लिए कि अगर कोई ट्रस्ट से पैसा मिल रहा है, गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, तो वो पैसा कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर वही पॉइंट आ गया ट्रस्ट वाला, आपने इसे टैक्सेबल नहीं करना एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मैंने इसे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर इंक्लूड नहीं करा है। नाउ सारे पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट रह गया, वो है कार वाला। कार परचेज करी थी 2,50,000 रुपये की, नहीं सॉरी कार परचेज करी थी 5 लाख रुपए की एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉयर ने कार बेची है 2,50,000 रुपये की। तो आपने कार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5 लाख रुपए की कार परचेज करी है, कंप्लीटेड ईयर के लिए आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट 20%। तो ईयर कंप्लीट होगा जुलाई 24 में, डेप्रिसिएशन 20% का लगाने के बाद वैल्यू बची 4 लाख, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 20% का, वैल्यू बची 320, और उसके बाद आपने और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। तो बुक वैल्यू इज़ 320, कार को बेचा है 250 का, डिफरेंशियल अमाउंट 70,000 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल वैल्यू। ये 70,000 पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, आपने 70,000 पे ऊपर ऐड कर दिया। जब आप सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगी 14,80,000, जिसके अंदर आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया अंडर ओल्ड रिजीम, तो टैक्सेबल अमाउंट आता है 14,30,000 रुपये। तो सैलरी का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। सैलरी और साथ में अदर सोर्सेज को ऐड करके टोटल इनकम आ गया 16,65,000 रुपये का। गुड क्वेश्चन, काफ़ी सारे का पॉइंट्स कवर कर दिए। इसके बाद एग्जामिनर ने आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। इनफैक्ट ये कैपिटल गेन्स का प्योरली क्वेश्चन नहीं है, कैपिटल गेन के साथ अदर सोर्सेज को भी इसने इंक्लूड किया है। आइए ज़रा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस्टर अविनाश इज अ रेसिडेंट एज 45 ईयर्स, बुक्ड एन अपार्टमेंट इन पुणे in the financial year 2020-2021 for 50 लाख रुपीज़। तो एक फ्लैट बुक करा है, आज से 5-6 साल पहले एक फ्लैट बुक करा था, और फ्लैट बुक करा था 50 लाख रुपए का। He took possession of this apartment in the current year 25-26। तो जिस ईयर में पोजेशन मिल रहा है, आपकी इनकम की कैलकुलेशन उस ईयर में होगी। The stamp duty value on 1st of April 25 was 75 लाख रुपीज़। आपको याद होगा मैंने क्लास के अंदर पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दिया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट बने थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल प्राइस के साथ, द डिफरेंस विल बी टेकन एज अ गिफ्ट, ये वाला कंसेप्ट करवाया था। उसके बाद फिर जब बहुत सारा पूरी इकॉनमी के अंदर प्रॉब्लम्स आई, क्लेश मचा, कंट्रोवर्सीज आई, तो फिर ये प्रणब मुखर्जी साहब ने अगले साल इस कंसेप्ट को विड्रॉ कर लिया था। बाद में प्रणब मुखर्जी साहब बन गए प्रेसिडेंट, और उनकी जगह फाइनेंस मिनिस्टर बने पी चिदम्बरम, और पी चिदम्बरम ने इस कंसेप्ट को री इंट्रोड्यूस करा। एंड इट वॉज पी चिदम्बरम हु सेड कि मैं जब गिफ्ट का प्रोविजन अप्लाई करूँगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज एट अ लोअर प्राइस, जो गिफ्ट का प्रोविजन मैं अप्लाई करूँगा, वो मैं अप्लाई करूँगा ये देखते हुए कि जब आपने बुकिंग करवाई थी तो क्या आपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट किया था। अगर कैश के थ्रू पेमेंट किया था तो अलग मेथड अप्लाई करेंगे, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू किया था तो अलग मेथड अप्लाई करेंगे। अगर बुकिंग का अमाउंट कैश में दिया था तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग देंगे जिस ईयर पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, अप्रैल 25। और अगर बुकिंग का अमाउंट आपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू दिया था तो जिस समय आपने वो पैसा दिया था उस समय के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे गिफ्ट के प्रोविजंस की। ये सारी बातें आपको क्लास के अंदर बहुत डिटेल में ऑलरेडी बताई हुई हैं। एक एक बात क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। 110% वाला कंसेप्ट भी था, 50,000 रुपये वाला कंसेप्ट भी था। ये सारे कंसेप्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करे हुए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि 75 लाख रुपीज़ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अप्रैल 25 में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था
60 लाख रुपीस का एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेनी है, 75 लेनी है या 60 लेनी है, दोनों में से कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है वो डिपेंड करेगा कि बुकिंग का पैसा कैसे पे किया गया था। पढ़ते हैं। He had paid 5 lakh rupees as by demand draft as a down payment on the date of booking। मेरे बेटा डिमांड ड्राफ्ट हमेशा अकाउंट पे ही होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट है तो वो अकाउंट पे ही होगा। इसका मतलब ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही पेमेंट हुई है, एडवांस पेमेंट। और अगर एडवांस पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हुई है तो आपने डेट ऑफ बुकिंग का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपने उसको कंसिडर करना है, और वो दिया हुआ है आपको 60 लाख रुपए का। देन वो कहता है ऑल्सो ऑन 16th of January 26 his gold chain costing 6 लाख रुपए which was purchased on August 25 was stolen during a marriage party and the market value of the chain was 13 lakh rupees. On 28th of March he has received the insurance claim of 4,50,000 rupees towards this loss. Discuss the taxability of these transactions in the hand of Avinash. Assume that he did not opt out of the default tax regime. That is, वो अभी भी default regime follow कर रहा है and he has not having any other income. उसकी कोई और income नहीं है। तो आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, गोल्ड चेन की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड चेन कैपिटल गेन्स के चैप्टर में जाएगा। आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो आपका सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। परचेज प्राइस 6 लाख रुपए का गिवन था, वो आपका कॉस्ट बन जाएगा एंड दोनों का डिफरेंस विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और उसके बाद आपने डेट ऑफ बुकिंग का कंसेप्ट लिया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया और डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, तो वो डिफरेंस आपके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। आप कैपिटल लॉस को अदर सोर्सेज की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कैपिटल लॉसेस सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम के साथ सेटअप होगा और कहीं से सेटअप नहीं होगा तो आपकी टोटल इनकम का अमाउंट आ जाएगा। मेरे बेटा यहाँ पर भी एग्जामिनर ने कैपिटल गेन्स पूछ लिया, लॉसेस का कंसेप्ट पूछ लिया और अदर सोर्सेज में परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन बट लेस देन जो प्रॉपर वैल्यू है वो वाला कंसेप्ट भी एग्जामिनर ने पूछ लिया। देन एग्जामिनर ने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से, जो कि एक्सपेक्टेड था। एक क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन टीडीएस और टीसीएस से पक्का आएगा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हम सबको पता है, एज अ फैकल्टी मेरे को पता है, एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, 100% कन्फर्म है। एग्जामिनर ने आपको बहुत सारा डाटा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से पढ़ते हैं। Mr. Navyam is a resident individual, age 39 years, gives you the following data about the income for the assessment year 26-27, previous year 25-26. Profit from chemical dealership business is 2,73,000. तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट दिया हुआ है बिजनेस का 273। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया हुआ है 190, तो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट भी है, स्पेकुलेशन का प्रॉफिट भी है। बेटिंग्स का लॉस है, ना ये लॉस सेटअप होगा ना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, इट विल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट। सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको यही बात लिख के दी है, द करंट ईयर बेटिंग लॉस इज नाइदर अलाउड टू बी सेट ऑफ नॉर इट इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वापस आइए क्वेश्चन की तरफ। डिविडेंड दिया हुआ है आपको इंडियन कंपनी का, अदर सोर्सेज के चैप्टर में चला जाएगा। आपको मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस का लॉस दिया हुआ है 120। घोड़े पालने की एक्टिविटी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत डिटेल में बताया था कि घोड़ों की रेसेस के ऊपर पैसा लगाना अलग एक्टिविटी है और जो घोड़े रेसेस में भागते हैं उनकी ओनरशिप रखना, उन घोड़ों को मेंटेन करना वो एक अलग एक्टिविटी है। तो दोनों एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं, आप दोनों को एक एक्टिविटी नहीं मानेंगे। दिस इज़ बेसिकली ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ OM of RH।
तो OM ऑफ RH में 1,20,000 रुपये का लॉस गिवन है। ये लॉस सिर्फ सेम इनकम के साथ सेटअप होगा। अगर ये सेम इनकम गिवन नहीं है तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई और इनकम गिवन नहीं है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है द करंट ईयर लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज ऑफ 120 कुड नॉट बी सेट ऑफ एंड इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड। और कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, प्रोवाइडेड इनकम टैक्स रिटर्न आपने ड्यू डेट पे सबमिट कर दिया हो या उससे पहले सबमिट कर दिया हो। कमिंग बैक, रेंटल इनकम आपको दिया हुआ है 2,52,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है, यहाँ पे एक दिक्कत है, परेशानी है। दिक्कत ये है कि वर्ड लिख रहा है रेंटल इनकम और फिर क्या रहा है, इट इज़ कंप्यूटेड एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जब कंप्यूटेड वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि इस अमाउंट में ऑलरेडी सेक्शन 24A का स्टैट्यूटरी डिडक्शन, 24B का इंटरेस्ट का पैसा और उससे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस का पैसा ऑलरेडी लेस हो चुका होगा। तो आप इसमें 30% और लेस नहीं करेंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं लिखा हुआ, तो कई स्टूडेंट्स इस बात को लेके अपसेट रहे होंगे और उन्होंने 30% का रिडक्शन दे दिया होगा, पर नहीं देना चाहिए। फिर कहता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस है 2 लाख रुपए का। अब मेरे बेटा आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा कि ये ओल्ड रेजीम फॉलो कर रहा है या न्यू रेजीम फॉलो कर रहा है। आओ एक बार पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ नव्या अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। तो इसका मतलब ये न्यू रेजीम फॉलो कर रहा है और न्यू रेजीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2 लाख का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इसके बाद हिज माइनर डॉटर हैज़ वॉन अवार्ड फ्रॉम डांस परफॉर्मेंस ऑन टीवी। मेरे बच्चे, अगर माइनर बच्चा डांस परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब वो इनकम कमा रहा है ड्यू टू ओन स्किल्स, और अगर कोई माइनर बच्चा स्किल के बेसिस के ऊपर इनकम कमाता है तो उस इनकम को आप माँ बाप की इनकम में ऐड नहीं करते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6,50,000 रुपये का। आपके सामने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का डाटा दिया हुआ है 6,80,000 रुपये का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लॉस फ्रॉम हैप्पी स्टे बिजनेस ऑफ द ईयर 23-24 इज 2,10,000 रुपये। दैट मीन्स पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 2,10,000 रुपये का बिजनेस का, जो कि इस साल की बिजनेस इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस आपको दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड 1,60,000 रुपये का, और एक और दिया हुआ है 2,20,000 रुपये का। आपको याद होना चाहिए स्पेकुलेटिव लॉसेस में 4 साल की लिमिट है। 4 साल वाले लॉसेस सेटअप हो जाएंगे एंड बियॉन्ड 4 साल वाले सेटअप नहीं होंगे, तो 2,20,000 सेटअप नहीं होगा, 1,60,000 रुपये का सेटअप मिल जाएगा। मैंने नीचे भी ऐसा ही लिख के दिया। करंट ईयर का सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस सेटअप नहीं हो सकता क्योंकि एसएससी डिफ़ॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहा है। साथ साथ में माइनर डॉटर की इनकम को आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो टैलेंट की इनकम है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में 2 तरह का लॉस दिया हुआ है, एक लॉस सेटअप होगा, दूसरा लॉस सेटअप नहीं होगा। आगे जब पढ़ते हैं, आगे एग्जामिनर ने क्या कहा। आगे एग्जामिनर कहता है The loss from lettered house property of 160 of the year 2024-25 for which belated ITR was filed। तो पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या न्यू रिजीम के अंदर पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेटअप हो सकता है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। अप टू व्हाट लिमिट? उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख की लिमिट सेम ईयर के लिए होती है। अगले साल जब आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो अगले साल कोई 2 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ तो वैसे भी 2 लाख से कम है, 1,60,000 रुपये है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, लॉसेस का सेटअप आपको तब मिलता है जब आपने ITR ड्यू डेट तक सबमिट कर दिया हो। अगर आपने ITR ड्यू डेट तक सबमिट नहीं करा तो आपको लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता।
इसका एक्सेप्शन केस सिर्फ एक है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो सेक्शन 71B के हिसाब से अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है तब भी आपको लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। 71B और 80 की कंबाइंड रीडिंग अगर हम लोग करें तो लॉसेस का यहाँ पे सेट ऑफ मिल जाएगा। और साथ साथ में स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आपको दिया हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 4,50,000 रुपये का, और मैंने सोल्यूशन में ऐसे ही किया। सैलरी का कोई डाटा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट की इनकम है 252, और करंट ईयर का जो लॉस है आप वो सेटअप नहीं करेंगे 2 लाख रुपए का, और आपके पास 252 की इनकम आ रहेगी। लेकिन ड्रॉप फॉरवर्ड लॉस इवन दो ITR ड्यू डेट के बाद सबमिट किया था, आप ड्रॉप फॉरवर्ड लॉस लेस करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी 92,000 रुपीज़। बिजनेस एंड प्रोफेशन में केमिकल बिजनेस की इनकम गिवन है, और आपके पास लॉस दिया हुआ स्टे बिजनेस का, वो आप लेस कर देंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस करंट ईयर का लॉस है, आप वो लेस कर देंगे तो आपके पास इनकम आ जाएगी 63,000 रुपीज़ की। एंड देन स्पेकुलेशन के अंदर आपको इनकम गिवन है, और 2 तरह के लॉसेस हैं। एक लॉस 4 साल से ज़्यादा पुराना है, वो सेटअप नहीं होगा। दूसरा लॉस 4 साल के अंदर अंदर है, इसलिए सेटअप होगा। सेटअप करने के बाद आपके पास इनकम बचती है 30,000 रुपीज़ की। स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है और स्पेसिफाइड बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, सेटअप हो जाएगा। सेटअप करने के बाद आपका अमाउंट बचता है 2 लाख रुपीज़ का। तो 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 63,000 कम्स टू 2,93,000 रुपीज़ एज अ बिजनेस इनकम, और साथ साथ में हाउस प्रॉपर्टी इनकम गिवन है 92,000 रुपीज़ का। डिविडेंड का अमाउंट आपको गिवन है 147, जिसमें से आप बेटिंग का लॉस सेटअप नहीं करेंगे, हॉर्स रेसेस का लॉस सेटअप नहीं करेंगे, तो आपके पास डिविडेंड की इनकम आएगी 147। और जब आप इन सबको ऐड कर देंगे 92,000 प्लस 293 प्लस 147, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास आ जाती है 5,32,000 रुपीज़ का। नाउ हियर कम्स अ कंसेप्ट, जब आपके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो तो आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहाँ से लेस करेंगे? ध्यान रखिएगा, अगर करंट ईयर का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता तो मैं वो डेप्रिसिएशन किसी दूसरे बिजनेस इनकम में से लेस कर देता। लेकिन यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन गिवन है अनएब्जॉर्ब्ड, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, पिछले सालों का है। पिछले सालों का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप करंट ईयर में किसी भी तरह की इनकम से लेस कर सकते हैं, सैलरी को छोड़ के। मैं हाउस प्रॉपर्टी से भी लेस कर सकता हूँ, मैं अदर सोर्सेज से भी लेस कर सकता हूँ, मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी लेस कर सकता हूँ, मैं सभी प्रकार के इनकम के साथ उसे लेस कर सकता हूँ। मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 6,80,000 रुपये, और मेरे पास जो इस साल की इनकम आ रही है वो आ रही है 532। दैट मीन्स मैं पूरा 532 को यूज़ करके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने इसे लास्ट में शो किया, और लास्ट में शो करके मैंने अपनी टोटल इनकम को कर दिया एज 0, जो कि 100% ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी मेहनत वाला क्वेश्चन था, आसान नहीं था कहीं से भी। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम के अंदर इतना प्रेशर जब होता है, स्टूडेंट इतनी सारी बातें रिकॉल कर पाए और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, वाकई में ही मुश्किल काम है, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न। हमेशा एक क्वेश्चन इनकम टैक्स रिटर्न का आता ही आता है, और वो भी इंटरनल चॉइस में कवर अप हो जाता है। एग्जामिनर ने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा कि आप ड्यू डेट मेंशन कीजिए, कौन सी तारीख तक एक पर्टिकुलर एक्शन लिया जा सकता है इन सभी केसेस के अंदर। पहला केस, अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 139(8)(a। ये इस बार का लेटेस्ट अमेंडमेंट था। अपडेटेड रिटर्न 4 सालों तक फाइल किया जा सकता है, 48 मंथ्स तक फाइल किया जा सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। दूसरा पॉइंट एग्जामिनर ने पूछा, इनकम टैक्स रिटर्न 139(1) की है, नॉन वर्किंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, जिस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स का ऑडिट करवाना ज़रूरी है। अगर
पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी है, तो उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के लिए ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर की होती है, चाहे वो पार्टनर वर्किंग पार्टनर हो या फिर नॉन वर्किंग पार्टनर हो। लगभग 2 या 3 साल पहले इसका अमेंडमेंट हुआ था। पहले कानून में वर्किंग पार्टनर लिखा हुआ था, बाद में वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को कंसिडर कर दिया गया। इस वजह से यहाँ पे ड्यू डेट 31 अक्टूबर की मानी जाएगी, इवन इफ ही इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर। नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट में पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या रहेगी। रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट रहती है असेसमेंट ईयर ख़त्म होने से 3 महीने पहले, दैट इज़ 31 दिसंबर तक आप अपनी रिटर्न कंप्लीट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और अगर असेसमेंट उससे पहले कंप्लीट हो गया तो असेसमेंट तक। असेसमेंट का मतलब क्या है, सीए फाइल में जाके करेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिनर कहता है कि एक व्यक्ति ने परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करना है, इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम करंट ईयर में मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है, 31 अगस्त को क्रॉस कर गया, तो एग्जम्पशन लिमिट जो है, अगर वो न्यू रिजीम फॉलो करता है तो एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख का है। अगर वो पुराने रिजीम फॉलो करता है तो एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 का है। ये लिमिट 31 अगस्त को क्रॉस कर गया, अब इसे पैन अप्लाई कर देना चाहिए। पैन कब तक अप्लाई करना है, पैन अप्लाई करना होता है असेसमेंट ईयर के 31 मई तक। पैन अप्लाई करना है 31 मई के असेसमेंट ईयर तक, और पैन अप्लाई करने के लिए आपने यूज़ करना है फॉर्म नंबर 49A। अगर आप फॉर्म नंबर नहीं भी लिखेंगे, डेट लिख के आ जाएंगे, आपका काम फर्स्ट क्लास तरीके से चल जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर दूसरा क्वेश्चन था जो कि 4 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन भी इनकम टैक्स रिटर्न का 4 नंबर का था, ऑप्शनल था। एग्जामिनर कहता है, in the following independent cases state whether the assessor is required to file ITR, also give reason to support your answer। क्या ITR फाइल करनी है, नहीं करनी है, अगर करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, अपने आंसर्स को सपोर्ट कीजिए। ध्रुव एज 62 years is having interest on fixed deposit amounting to 2,70,000 rupees. The TDS deducted on fixed deposit interest by the bank is 26,000. No other tax was deducted or collected at source. He also made a cash deposit of 10 lakh rupees in the savings account, but the total deposit in the savings bank account including cash deposit and other credit was 48 lakh rupees. आपको याद होना चाहिए यहाँ पे लिमिट 50 lakhs की होती है। Assuming that he has opted out of the default regime, old regime follow कर रहा है, क्या करना है आपने इसके अंदर, बहुत सारा डाटा आपको एग्जामिनर ने दे दिया, लेकिन आप याद करें सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 हमने जब किया था तो मैंने उस पूरे सेक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने कहा कि साहब, एक हम लोग चेक करेंगे फॉरेन एसेट क्राइटेरिया, एक हम लोग चेक करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और एक जो रूल नंबर 12A-B के अंदर दिया हुआ था, हम वो रूल नंबर 12A-B का भी पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 12A-B का कंसेप्ट दिया हुआ है, मैंने आपके साथ वही यहाँ पे डिस्कस करा। ध्रुव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव की ग्रॉस टोटल इनकम 2,70,000 रुपये है, जो कि उसकी एग्जम्पशन लिमिट से कम है। एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की होगी क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, 62 ईयर्स की इसकी एज है। अब ध्रुव की जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम आ रही है, और क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट से कम है इस वजह से उसको इस पॉइंट को यूज़ करके ITR फाइल नहीं करना है। एट द सेम टाइम रूल नंबर 12A-B के अंदर कहा गया था कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा जमा होता है तो आपको ITR सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा कि उसके अकाउंट के अंदर जो पैसा डिपॉजिट हुआ वो 48 लाख रुपीस है, जो कि 50 लाख से कम है। तो इस पॉइंट की वजह से अगेन उसको अपनी ITR फाइल नहीं करनी है। तो ध्रुव से रिलेटेड 2 पॉइंट्स बन सकते थे, दोनों पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ITR इसने फाइल नहीं करनी है। एंड देन डॉक्टर नीरव का एक कंसेप्ट दिया हुआ है, रिनाउंड हार्ट सर्जन है, सोल प्रोप्राइटर की तरह प्रैक्टिस करता है, उसकी ग्रॉस रिसीट्स मेडिकल प्रोफेशन से दिया हुआ है 10,50,000 रुपये।
यहाँ पे आ गया कंसेप्ट। अगर प्रोफेशनल है और उसका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा का है तो उस केस में उसको अपनी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे बाकी वो कह रहा है कि 10,000 रुपये का उसने इंटरेस्ट कमाया सेविंग्स अकाउंट से और अज्यूमिंग हैज़ ऑप्टेड फॉर द डिफ़ॉल्ट रिजीम, तो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट का कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है ITR से रिलेटेड, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स का है जो कि 10,50,000 रुपये दिया हुआ है। रूल 12AB के हिसाब से अगर कोई प्रोफेशनल है जिसका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाता है तो उसको डेफिनेटली अपनी ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। लो मेरे बेटा, यहाँ जाके मैंने आपके साथ सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं सॉल्यूशन के साथ में। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग करेंगे उस नेक्स्ट सेशन के अंदर जो मैं आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करूँगा उसके अंदर मैं आपके साथ GST के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। बेटा भगवान करे आप सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किसी भी रीज़न से नहीं हो पाता कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इस बात को गांठ बांध लीजिए। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट होगा। TDS का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर आप ये वाले चैप्टर भी कर जाते हैं या अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर जाते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन उससे पहले आप इन 4 चैप्टर्स को बड़े अच्छे से कर लें। 4 चैप्टर कौन से? रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, TDS एंड TCS एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज़ द इनकम टैक्स रिटर्न। ये 4 चैप्टर कर लेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर फेल होने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। मैं आज इस क्लास में इस सेशन में यहाँ तक कर रहा हूँ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, GST के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर रिजल्ट्स। बाय बाय।